हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज क्या लेके आया हूं भैया, वन शॉट रिवीजन जो चल रहा था उसका पार्ट 3 पार्ट 2 तक हो चुका था, वो आपको पूरा करवा चुका हूं। वहां पर अपन काफी हद तक आगे पहुंच चुके हैं। शायद आपको याद होगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ज्यादा पुराना बात नहीं है, कल की बात है। तो मोलैलिटी अपन खत्म कर चुके थे, आज उसके आगे देखने वाले हैं और ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे, फटाफट हो जाएंगे। आपका पूरा वन शॉट आज निपटाने वाला हूं मैं, तो बस लगे रहिए। साथ में कॉपी किताब उठा लीजिए। एक बार अटेंडेंस हो जाए, कितने लोग प्रेजेंट हैं एक बार कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हाय हेलो प्रेजेंट सर, जो आप चाहें वो दे दीजिए। और चालू करते हैं अपन अपनी क्लास वन शॉट का पार्ट 3, जिसको स्टार्ट करने वाले हैं सर एक बहुत बढ़िया टॉपिक से, जो आपको अभी भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको 12th में भी मिलेगा, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है सर? मोल फ्रैक्शन। देख लीजिए। अब सर ये क्या है, इतना खतरनाक नाम? मैंने कहा अरे नहीं, कुछ बढ़िया सही है। और क्या है? फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन आपने सुना ही है, बचपन से फ्रैक्शन फ्रैक्शन करते आ रहे हैं, लिखते रहते हैं। एक के अपॉन में एक, वही फ्रैक्शन होता है। और किसका फ्रैक्शन? मोल का फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन? मोल का फ्रैक्शन। सर ठीक है, आपकी बात समझ जाते हैं कि आप बोल रहे हैं तो इजी होगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। सबसे पहले याद रखना, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं सर एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, फिर आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास 4 एप्पल थे और 1 मैंगो था। क्या था सर? 4 एप्पल थे और 1 मैंगो था। टोटल फ्रूट्स कितने हो गए आपके पास? जल्दी बोलो सर। सर 4 + 1 तो 5 ही होंगे ना। मैंने कहा ओके। अब मान लो मैंने आपसे पूछा एप्पल का फ्रैक्शन बताओ। किसका फ्रैक्शन बताना है? एप्पल का फ्रैक्शन बताओ। तो क्या होगा सर? सर कुछ नहीं, एप्पल का फ्रैक्शन पूछा आपने तो वो हो जाएगा 4/5। होगा कि नहीं? यस और नो? होगा। सर क्या किया आपने? 4 ऊपर रखा। क्यों ऊपर रखा? क्योंकि एप्पल 4 थे, मतलब आपने ऊपर एप्पल ले लिया। नीचे क्या करा आपने? 5 मतलब टोटल। टोटल कौन थे? एप्पल प्लस मैंगो। मतलब जब मैंने आपसे फ्रैक्शन मांगा एप्पल का, तो आपने ऊपर किसको रखा? एप्पल को रखा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अगर मैं आपसे फ्रैक्शन मांगता मैंगो का, तब आप लोग क्या कहते? जल्दी बताओ। सर 1/5। मैंने कहा ठीक है। अब आपने 1 ऊपर क्यों रखा? क्योंकि सर 1 मैंगो है, तो इस बार मैंगो ऊपर और नीचे तो टोटल a + m। मतलब जब मैंगो का फ्रैक्शन मांग रहे हो तो ऊपर कौन है? मैंगो। और जब आप एप्पल का फ्रैक्शन मांग रहे हो तो ऊपर कौन है? एप्पल। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? पक्का? चलो आगे आ जाओ। अब अपन अपने टॉपिक पे चलिए। आपके पास सर 2 कंपोनेंट थे। आपके पास 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से सर? ए कोई होगा ए, और एक बी कोई होगा बी। ठीक है। इनके मोल्स, मोल्स को छोटे एन से डिनोट करते हैं। तो Na मींस मोल्स ऑफ ए और Nb मींस मोल्स ऑफ बी। ठीक है सर। तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे किया जाता है? x से। तो मान लो XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है। ये अपनी चिंकी जी का कुछ सब्सटेंस है, लेके आई है वो कुछ A, और ये पिंकी जी लेके आई है अपना B। और उनके मोल्स थे Na, उनके मोल फ्रैक्शन थे XA, उनके मोल से Nb, और इनका मोल फ्रैक्शन था XB। इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, कुछ अच्छा कलर ले आए? चलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं मोल फ्रैक्शन किसका? सर XA का। किसका सर? XA का। XA क्या है सर? A का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं आप। किसका पूछ रहे हैं? A का। तो सर पूछा किसका मोल फ्रैक्शन है आपने? A का। तो ऊपर कौन आएगा? A। क्योंकि मोल फ्रैक्शन मैंने एप्पल का पूछा था, तो ऊपर कौन आया था? एप्पल आया था। और तो भैया ऊपर आ जाएंगे किसके मोल्स? A के मोल्स। क्यों आए A के मोल? समझ गए ना? क्योंकि मैंने मोल फ्रैक्शन किसका मांगा है? A का, इसीलिए ऊपर मोल्स किसके आए? A के। और सर नीचे क्या होगा? सर तो नीचे आपने अभी यहां पर टोटल किया था, तो यहां पे टोटल कर दो। टोटल क्या है? Na और Nb। तो Na और Nb, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ XA। अगर यही मैं आपसे बोलता मोल फ्रैक्शन XB का, तो क्या हो जाता भैया? Nb ऊपर आ जाता, क्योंकि सर इस बार आप B का मांग रहे हो, और नीचे क्या आ जाता है? Na प्लस
NB। होता क्या नहीं होता? मतलब ऊपर वाला मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा किसका? A का, और नीचे वाला मोल फ्रैक्शन आ गया मेरा किसका? B का। आ गया क्या नहीं आ गया? तो बिल्कुल इसी से अपन ने इसल लिया है। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये अपन 11वीं में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना बचपन के ही कुछ कंसेप्ट को उठा के 11वीं का कंसेप्ट बना दो। बस उधर काउंटिंग का मोल फ्रैक्शन ले रहे थे, इधर मोल का ले लिया, तो भैया मोल रख लिया ऊपर नीचे। क्या टफ था इसमें? बताओ मुझे, लल्लू सा टॉपिक था, क्या दिक्कत थी? बस तुम्हें बोलना है सर नाम खतरनाक था, नाम खतरनाक था। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, फटाक से जरा 3 उंगली फेरो। हुआ? पक्का? ठीक है। अच्छा इस साइड वाला हटा दूं? ये वाला कोई काम का तो नहीं है ना? एप्पल मैंगो, मुंह में पानी तो नहीं आ गया? नहीं तो बोलो सर थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगा है आजकल, अब आई मैंगो की बारी, ऐसा कुछ? ठीक है चलो अब समझो सर क्या होता है। एक और है, अगर आपके पास सिर्फ 2 कंपोनेंट है, सिर्फ 2 कंपोनेंट है, आपका जो भी सोल्यूशन है उसमें सिर्फ 2 ही चीजें थी, तो सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन होता है सर 1। कितना होता है सर? 1। अगर उसके अंदर 3 कंपोनेंट होता है ए बी और सी, तो हो जाता सर XA प्लस XB प्लस XC इक्वल्स टू 1। सर ये आपने कैसे पता किया कि वो 1 ही होता है? तो मैंने कहा इसके लिए भी मैंने पुराना कंसेप्ट लगाया था। अभी एक बात बताओ, अभी पीछे अपन ने एप्पल का फ्रैक्शन निकाला था, कितना आया था एप्पल का? 4/5 आया था, और जब मैंगो का निकाला था कितना आया था? 1/5 आया था। अभी देखो पीछे किया अपन ने, 1/5 आया था। ये यार 5 हमेशा थोड़ा सा घूम जाता है मेरा, 6 बन जाता है। चलो यही है क्या? नहीं तो अब जब इन दोनों का सम करो, यही तो ये भी तो कर रहे हो आप, दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैंने कहा इन दोनों को प्लस करके देखना यार कितना आता है। यही है 1/5। जैसे ही आप करेंगे तो 4 + 1 5, नीचे भी 5, ये कैंसिल, कितना आ गया? 1। मतलब सर ये कंसेप्ट भी मैंने पुराना ही उठाया, कुछ नया नहीं लाया हूं। मैंने वहां देखा दोनों का सम 1 आया, तो मैंने यहां भी कह दिया XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। और एक चीज याद रखना, ना तो XA कभी 1 से ज्यादा होगा, ना तो XB कभी 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई भी 1 से ज्यादा हो गया तो फिर इनका सम 1 से ज्यादा निकल जाएगा, और जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों का सम मिनिमम कितना होना चाहिए? 1, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1, उससे ऊपर नहीं। तो इनकी वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में आएंगी। किस में आएंगी? पॉइंट्स में, मतलब 1 से कम ही आएंगी। ठीक है, तो ये था अपना क्या? मोल फ्रैक्शन। फटाफट नोट डाउन करेंगे, एक स्क्रीनशॉट जल्दी, फिर इसका क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, हो गया? हटा दूं? चलो अब अपन थोड़ा अपने कंप्यूटर साहब को बोल दें, उनने क्या क्या लिखा है वो दिखा दें। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, जो भी आपका सल्यूट का निकाल रहा है उस सल्यूट को ऊपर रखना, नीचे टोटल मोल्स रख देना। फिर मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो और नीचे टोटल रख लो जो भी प्रेजेंट है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। इट इज डिनोटेड बाय x, मैंने बताया, and the sum of all mole fraction in a solution is always equal to 1। देखा, मैं तेजू भाई कंप्यूटर साहब से पहले ही बता दिया आपको ये सब कि उनका सम कितना आता है? 1 आता है। ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया सर इसमें भी सब क्वांटिटी मास में ही ले रहे हैं और मास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट, मतलब उसके अंदर 2 से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, अगर मान लो ए बी और सी 3 कंपोनेंट का अगर अपन ने ले लिया तो भैया 3 मोल फ्रैक्शन बन जाएंगे, XA, XB और XC। अब XA क्या होगा? XA कुछ नहीं होगा, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो? ए का, तो ऊपर क्या आएगा? A आएंगे, A के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स NB प्लस NC। अब जब मैं B की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? B की बात करूंगा, तो किसके मोल्स ऊपर आएंगे? B के आएंगे। सर अभी तो आपने बताया जिसके बात करते हो और नीचे क्या जाएंगे? टोटल आ जाएंगे, होगा। अब जब मैं बात करूंगा किसकी? C की, किसकी बात करूंगा? C की, तो किसके मोल्स ऊपर आएंगे? C के, और नीचे किसका होगा? टोटल होगा, Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, और इन तीनों के अगर सम की बात करूं, मतलब XA प्लस XB प्लस XC इक्वल्स टू 1।
इक्वल्स टू 1। तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन। ये मैंने 3 कंपोनेंट का बता दिया, तो वो भी एक बार नोट डाउन कर लेना जल्दी फटाक से। और ये वाली लाइन का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि सर ये सब नोट्स लिखना है, ये प्रॉपर नोट्स बनवा के दे रहा हूं मैं आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ना 11वीं में ना 12वीं में, और ये कई हद तक आपके नीट और जेई के काम में भी आने वाले। फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी। हो गया? हटा दूं? फोटो ले ली? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, 3 उंगली फेरते हैं फट से स्क्रीनशॉट आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन ही आ गया, लो अब क्या करें, क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाता है। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। इसका कोई नाम बताएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना तब नाम बताऊंगा, क्योंकि क्या है ना, आप लोग नहीं तो अभी बता दोगे फट से, हाँ सर हमें तो पता था, आपने बोला, और चीटिंग कर लेते हो बहुत तेज तुम लोग। ठीक है, तो मैं आखिरी में बताऊंगा, लेकिन चेक करूंगा किस किस ने नाम बताए। इसका नाम क्या होगा? एंड वाटर। 2 लोगों से सॉल्यूशन बन रहा है, इससे और वाटर से, लेकिन वो भाई गलती से मुझसे भी निकल जाएगा कहीं ना कहीं, और तुम लोग बस कान लगा के सुन रहे होंगे, जल्दी से सर की गलती और हम लिख दें। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम दिया है। क्या दिया हुआ है? एल्कोहल। देखो आधी हिंट मिल गई होगी कि ये एल्कोहल है, क्योंकि OH भी लगा है, मतलब इसकी क्वांटिटी दे दी सर। किसकी दे दी? CH3OH की दे दी। कितना दे दिया? क्या दे दिया? गिवन वेट दे दिया। गिवन वेट को अपन W से मानते हैं ना। चलो कितना दे दिया जल्दी बताओ? 5.5 ग्राम दे दिया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और आगे क्या दे दिया सर? 40 ग्राम पानी दे दिया, मतलब पानी का भी दे दिया। पानी बोले तो H2O, H2O का भी गिवन वेट दे दिया है। कितना दे दिया है? 40 ग्राम। ठीक है, फिर देखिए ये क्या लिखा है? M मतलब सर ये मोलार मास की बात कर रहा है। मोलार मास ऑफ H2O दे दिया। कितना दे दिया? 18। ये तो हम जानते भी हैं, तो मतलब भैया H2O का मोलार मास दे दिया, M दे दिया। लिख लेना यहाँ पर, M मतलब मोलार मास है, देखते हुए चलेंगे थोड़ा अच्छे से। 18 ग्राम हो गया। इधर इसका भी मोलार मास दिया होगा, वैसे तो निकाल लेते, लेकिन दिया है तो फिर भैया जब दिया है तो घेर लो उसको, क्या दिक्कत है। तो एल्कोहल का मोलार मास दे दिया अपन को, कितना दे दिया सर? 32 ग्राम। ठीक है, अपन को निकालने मोल्स। तो ये जो 2 बातें दे दी ऊपर वाली, ये बातें अपन को दे दी है किसके लिए? एल्कोहल के लिए। और ये जो नीचे की 2 बातें दे दी है किसके दे दी है? दे दी है वाटर के लिए। अब इनसे अपन निकाल लेंगे मोल्स। क्या निकाल लेंगे सर? मोल्स। ठीक है सर, इधर ही निकालते हैं, उधर कहां जा रहे हैं। चलो मोल्स, मोल्स को अपन एन से डिनोट करते हैं क्या नहीं करते हैं? अभी बताया मैंने मोल को। किसका निकाल रहे हो सर? इसका नाम होता है सर मिथेनॉल। एक कार्बन है, एक कार्बन को लिखते हैं मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और अल्कोहल लगाए तो ऑल, मिथेनॉल। पढ़ा होगा शायद आपने, तो चेक करूंगा मैं किस किस ने सही बोला किसके नहीं। तो यहां ऐसा नीचे लिख लो कि ये मोल्स किसके हैं सर? मिथेनॉल के मोल्स हैं। किसके मोल्स हैं? मिथेनॉल के। सर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? भाई कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैं मोल्स का फॉर्मूला तो। हाँ सर कुछ कुछ तो हमें याद है, लेकिन फिर भी एक बार और बता दो। गिवन वेट अपॉन, हाँ क्या चल रहा है? गिवन वेट अपॉन मोलार मास। क्या है सर? गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो सर मिथेनॉल का गिवन वेट कहां है? ये रहा सर 5.5 अपॉन सर उसका मोलार मास कितना है? 32। ये लीजिए आ गया। अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए रखा है, मैं नहीं करने वाला हूं, नहीं तो आप लोग तो बस मेरे ऊपर ही चढ़ जाओगे सर सॉल्व करके, तो मैंने करना ही। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ऐसे ही अपन वाटर का भी निकाल सकते हैं, निकालो। तो वाटर के मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा वाटर का गिवन वेट कितना दिया है सर? 40 दिया है, और साथ में कितना दिया है? मोलेकुलर मास 18 दिया है। थोड़ा सॉल्व हो सकता है सर? हाँ तो कर दो ना थोड़ा सॉल्व। ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 9, बस। तो ये हो गया 20/9। कितना हो गया सर? 20/9। सॉल्व तो कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरा करने का मन नहीं है, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूं मेहनत आप लोग करें। ठीक है, मेहनत आप लोग करें। तो ये आ गए मोल्स। अब निकालना है क्या? मोल फ्रैक्शन। और मेरे हिसाब से आप लोग का आंसर भी आ गया होगा, निकाल लिया होगा आपने इतनी तेजी में। तो चलिए अब निकालने जा रहा हूं मैं मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकालू आप बताओ जल्दी। पहले वाटर का निकालू, किसका निकालू? जल्दी बोलो, जिसका आप बोल दोगे उसका निकाल दूंगा मैं। वाटर का निकालू? चलिए, तो अगर मैं वाटर के मोल फ्रैक्शन की बात करूंगा तो किसके मोल्स ऊपर आएंगे सर? वाटर के, क्योंकि आपने यही पढ़ाया है। तो ये लीजिए वाटर के मोल्स ऊपर आ गए, अपॉन में दोनों के नीचे जाएंगे CH3OH प्लस वाटर। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए ध्यान से देखना,
फोकस करेंगे। वाटर के मोल्स कितने आए सर? 20/9। 20/9। आप सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू आप ऊपर रख देना। नीचे मिथेनॉल के मोल्स कितने आए सर? 5.5/32 प्लस वाटर के मोल्स कितने आए सर? वही 20/9। ये आ गए अपने। इसको जब आप पूरा नीचे सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा सर। किसका? वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सर। किसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा? वाटर का। और ये सॉल्व करके आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। ये मोल फ्रैक्शन है किसका सर? वाटर का। किसका है सर? वाटर का। याद रखेंगे। चाहूं तो मैं अब भी करवा दूं पूरा सॉल्व, लेकिन नहीं, आप लोग करेंगे क्योंकि आप लोग फिर सॉल्व करते नहीं है। ठीक है, एक बार इधर का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर मैं अब चीजें यहां लिख रहा हूं। जल्दी हो गया, हटाऊं इसको। ठीक है, ये मोल से वैसे भी आपको पता ही होगा, मोल्स तो बहुत इजी हो जाता है। ये मैंने किसका निकाल दिया सर? वहां पे वाटर का निकाल दिया। अच्छा, अब सर एक बात बताऊं मैं, वाटर का निकल गया, आप किसका बचा है? मिथेनॉल का। मिथेनॉल के निकालने के दो तरीके हैं। मिथेनॉल के निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बेसिक्स जो कर रहे हैं कि भैया मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए मोल ऊपर किसके आएंगे? मिथेनॉल के आएंगे। और नीचे किसके आएंगे सर? टोटल आएंगे। टोटल बोले तो मिथेनॉल प्लस वाटर। क्लियर है बात? जरा बात समझो, बात समझो अच्छे से, बात समझना। ठीक है, मिथेनॉल के मोल्स कितने आए सर? 5.5/32। नीचे टोटल। टोटल मतलब पहले तो मिथेनॉल के लिख लो प्लस वाटर। वाटर कितना है सर? 20/9। कितना है सर? 20/9। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे, आपको मोल्स मिल जाएंगे किसके सर? मिथेनॉल के। किसके मोल्स मिल जाएंगे? मिथेनॉल के। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो मिथेनॉल के मोल्स मिल गए, और इसको सॉल्व कर लोगे तो वाटर के मिल गए। या फिर जब आपने वाटर निकाल लिया था तो आप एक और काम कर सकते थे, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सर पहले तो ये बताओ इसके अंदर कितने कंपोनेंट थे? इसके अंदर दो कंपोनेंट थे, पानी और मिथेनॉल। मतलब XH2O प्लस X मिथेनॉल इक्वल्स टू 1। यही होता कि नहीं होता? अब इस बात को यहीं समझना। सर वाटर तो आपने वहां से निकाल लिया था ना, वाटर की कुछ वैल्यू आ गई होगी, आई होगी कि नहीं आई होगी, तो उस वैल्यू को बस 1 में से माइनस कर देते तो ये आ जाता। देखो कैसे, इसको उधर ले जाते तो इस साइड क्या बचता? CH3OH 1 माइनस क्या आ जाता? H2। तो इसमें यह होता कि सर आपको सिर्फ H2O को वहां सॉल्व करना था और H2O की वैल्यू यहां रख देते और 1 में से माइनस करते, तो इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना होता और आपका आंसर सीधे आ जाता। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एक मिनट बस, ये ठीक है। तो कभी भी अगर आपको दो कंपोनेंट दे तो एक कंपोनेंट को ऐसा निकाल लो और दूसरे कंपोनेंट को 1 में से माइनस कर देना उसको, तो दूसरा कंपोनेंट निकल के जाएगा। तो मैंने आपको बोला अगर आपकी मर्जी थी आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ना करते हुए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो एक को निकाल लो ऐसा और उस वाले का जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दो, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। सॉल्व हुआ? मेरे को आंसर चाहिए, सॉल्व करो और कमेंट में डालो कि भैया वाटर के कितने आए और मिथेनॉल के कितने आए। जल्दी पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए नोट डाउन हो गया, हटाते हैं इसको। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं मोल फ्रैक्शन से? बाकी इसके और क्वेश्चंस चाहिए तो आप टॉपिक वाइज में जाइए, आखिरी में होमवर्क में 2-4 क्वेश्चंस डले होंगे, या फिर मैंने आपको एमसीक्यूज कराए हैं, एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी इसके क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ एक और चीज एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाइए, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वहां से निकाल लीजिए। तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, भर भर के दिए हुए हैं, लेकिन आज मैं नहीं करवा सकता क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि अपन को वन शॉट में क्या होता है, फटाफट खींचना होता है, सारे टॉपिक आपके कवर हो, क्योंकि 1 से 2 दिन में आपका एग्जाम होता है, तभी आप लोग ये देखते हैं। और अगर जिसने टॉपिक वाइज पूरे देखे हैं, जिसने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरी करी है, जिसने एमसीक्यूज सारे करे हैं, उसके बाद अगर कोई ये देख रहा है तो फिर तो मानिए सर उसका लोहा मजबूत है, फिर तो वो नंबर मारेगा। ठीक है, लंबी छलांगे उसकी।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? ये क्या ले आए आप? मैंने कहा कुछ नया ही है, मास परसेंट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत फंसा के आएगा। कैसे आएगा वो देख लेंगे अपन, ठीक है? क्या है सर? मास परसेंट। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा मास बाय मास, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा परसेंट बाय मास, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा वेट बाय वेट। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? वेट बाय वेट। तो ये इसके 3 नाम और है। जब भी दिख जाए मास बाय मास, परसेंट बाय मास या वेट बाय वेट, दैट मीन समझ जाना वो मास परसेंट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? मास परसेंट की। इसमें कुछ नहीं होता सर, इसमें पहली लाइन अगर इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल डाला। इस केस में सॉल्यूशन का मास आप हमेशा कितना मान के चलेंगे सर? 100 ग्राम। बस ये बात हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन का मास कितना माना है? 100 ग्राम। अच्छा सर, फिर मेरे से क्वेश्चन बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, सर 100 ही क्यों मान लिया? 200 भी तो हो सकता था। तो सर मेरे को एक बात बताओ, परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100, 200 तो नहीं होता ना सर। एक चीज फिक्स करी हुई है, दैट मीन्स 100। समझ रहे हैं? जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं उसमें अगर आपके आ जाते हैं मान लो 70% आ गए, दैट मीन्स व्हाट? कि मतलब 100% में से आपको कितने मिले? 70%। दैट मीन्स 100 पार्ट में से, उसको पार्ट्स मान लो कि आपके पास टोटल मार्क्स थे 100 पार्ट्स, और उसमें से आप लोग कितने पार्ट्स लेके आए हो? 70 पार्ट्स लेके आए हो, बाकी 30 पार्ट्स आपके गलत हो गए। पॉइंट समझ पा रहे हो? बस ऐसा ही कुछ यहां पर है। सॉल्यूशन कितना है? 100 पार्ट। कितना है सर? 100 पार्ट। और उसमें से अब सल्यूट का कितना होगा वो अपन निकालते हैं मास परसेंट। जैसे वहां पर लिखा हुआ है 15%, कितना लिखा है? 15% बाय मास। मान लो कहीं लिखा आ गया 15% बाय मास HCl, दैट मीन्स टोटल सॉल्यूशन कितना था सर? 100 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन को 100 पार्ट में बांट दिया, और आपका जो सॉल्यूट था वो कौन था? HCl। वो कितने पार्ट में अवेलेबल है? सिर्फ 15 पार्ट में। मतलब अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उसके अंदर HCl कितने ग्राम हो जाएगा? 15 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? और इसका नाम मास बाय मास इसलिए रखा है क्योंकि सल्यूट भी मास में ले रहे हो और अपना सॉल्यूशन भी काय में ले रहे हैं? मास में। इसीलिए इसको वेट बाय वेट भी कहा जाता है, मास बाय मास भी कहा जाता है, और परसेंट बाय मास भी कहा जाता है। बस एक लाइन अगर आप लोग ने दिमाग में बैठा ली, ये वाली, आपको कोई यहां पर गलत साबित नहीं कर सकता। और सर किसी भी चीज को फिक्स मानना अपन 100 ही मानते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज का तो मतलब ही 100 है, उसके अलावा बात ही नहीं है। दैट मीन्स कभी लिखा आ गया 15% बाय मास HCl इन अ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि भैया HCl कितना हो जाएगा? 15 ग्राम, और आपका टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर? 100 ग्राम। और अगर आप यहीं पर सॉल्वेंट की बात कर लो तो हमने पढ़ा हुआ है सर कि सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो 100 है तो 15 ये हो गया, तो फिर ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 85 ग्राम। क्या टफ था? बस आपको कितना मान के चलना है? सॉल्यूशन 100 ग्राम। फिर दे दें दोस्त को जितना परसेंट दे रहा है, 70% 70 ग्राम, 50% 50 ग्राम, 45% 45 ग्राम, 150% नहीं होगा। 150% नहीं होगा। क्यों? टोटली 100 है बाबू, टोटली 100 है। इसलिए कहता हूं फोकस रखना बाबू सोना के चक्कर में नहीं तो कभी 150% को 150 ग्राम लिख दो। बात ही अपनी 100 ग्राम की है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। कभी ऐसा तो नहीं होगा पेपर में 100% में से तुम्हें 102% मिल गए हो, हैं? सपने अच्छे देख रहे थे 102% मिल गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए तो इधर आ जाओ वापस। अब इनने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इनने नहीं लिखा, मैं नहीं है, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। यही मैंने बोला कि अगर आप सॉल्यूशन को 100 पार्ट मान लोगे तो यहां पर जो 15% बाय मास HCl लिखा है, दैट मींस 15 पार्ट किसके हैं? HCl के। किसके अंदर? 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। यहां पे भी देखो पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना सिंपल सी बात है। और डेफिनेशन कोई नहीं पूछता सर, क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए बस। जो जहां जैसे पूछता मैंने आपको बता दिया कैसे। अब देखो फॉर्मूला परसेंट बाय मास, इसी को क्या लिखा है उसने? वेट बाय वेट। देखो ना कैसे निकालोगे? किसी का भी परसेंट बाय मास निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या रख देना? वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो अब मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मान लो
ये रहा मेरे पास डिटेल नीचे, ये इसको भूल जाओ, इस लाइन को भी, ये वाली डिटेल देखो, मुझे निकालना है HCl कब, तो परसेंट बाय मास किसका निकालना है, HCl का। तो HCl क्या है, सॉल्यूट है मेरा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दिया है मेरे को, 15 ग्राम दिया है, रखो ऊपर, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मानना पड़ेगा सर, 100 ग्राम, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 करना ही पड़ेगा। देखो 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 100 लेने से अपना फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया सर, कि जितना परसेंट होता है उतना ही ग्राम होता है, और जितना ग्राम होता है उतना ही परसेंट होता है। क्यों, क्योंकि अपन ने डिजाइन नंबर क्या ले लिया, 100, 100 से 100 उड़ जाता है। तो बात समझ पा रहे हैं, तो इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फॉर्मूले की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस दोनों काय में होने चाहिए सर। अरे धोखा दे रहा है, वेट बाय वेट पे, या फिर मास बाय मास में। वेट ऑफ सॉल्यूट भी किसमें, मास में, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें, मास में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देख लेते कुछ और नीचे ना आ जाए। ये तो लिख लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फिर पॉज करके लिख लेना एक बार। देखो X% बाय मास मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये लोग तो लेट ही चलते देगा, पहले ही बता दिया मैंने। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स X ग्राम सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भैया, 100 माइनस एक्स। ये वो बता रहा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर 15% बाय मास बोला था तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 15 ग्राम, सॉल्यूशन हो जाएगा 100, और सॉल्वेंट पूछेगा तो 100 माइनस 15, 85 ग्राम। कितना हो जाएगा सर, 85 ग्राम। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कभी ऐसा पूछ ले 68% HNO3 बाय मास इन सॉल्यूशन, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सर HNO3 कितना परसेंट है, 68%। किसमें सर, किसमें सर, किसमें सर, कब, जब आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का 68% कितना होगा सर, 68 ग्राम, मतलब मास ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा सर, 68 ग्राम। बात समझ पा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका आंसर क्या है, ये, और फिर आप अपने क्वेश्चन में लग जाइए। अब अगर यहीं पर पूछ लें कि भैया मास ऑफ सॉल्वेंट बता दो, क्या बता दो, मास ऑफ सॉल्वेंट बता दो, तो हमें पता है सॉल्यूशन का 100 है, सॉल्यूट का 68 है, माइनस कर दो ना सर, माइनस करने से पता चल जाएगा सॉल्वेंट आ गया 32 ग्राम। कितना आ गया, 32 ग्राम। कितना आसान था, बात समझ पा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं अपन मास परसेंट। क्या कहते हैं, मास परसेंट या वेट बाय वेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो बात, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है, 100, जितना परसेंट दिया हो उतना ही उसका ग्राम हो जाएगा, दो हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉल्यूट भी वेट में, सॉल्यूशन भी वेट में, इसीलिए इसको वेट बाय वेट, मास बाय मास और परसेंट बाय मास। ठीक है, एक नोट डाउन मारेंगे, आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, तो नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, हटा दूं, पक्का समझ में आया। ये था अपना मास परसेंट। अब इसके बाद दो आसान चीजें और आ रही हैं, ऐसे ही है, बस मिलती जुलती है। देखो मास वॉल्यूम परसेंट, क्या है सर, मास वॉल्यूम परसेंट। अब सर ये क्या आ गया, सर कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या था, मास बाय मास था क्या नहीं, मतलब सर ऊपर भी मास नीचे भी मास। सर ये क्या बोल रहा है, ऊपर किसका मास, अरे सॉल्यूट का भी मास था और सॉल्यूशन का भी मास था। यहां नहीं है, यहां क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है सर, वेट बाय वॉल्यूम। मतलब जब अभी अपन ने देखा था ना, ऊपर क्या ले रहे थे अपन, अच्छा कलर उठाएंगे अपन, अच्छी चीज लिख रहे हैं। मतलब यहां अपन लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, तो सर वहां भी तो आपने मास ऑफ सॉल्यूट लिया था, तो मैंने कहा हाँ ना, तो यहां पे एक तो वेट मांग ही रहा है ना, एक तो मास दे रहा है, लेकिन वहां पर आपने लिया था मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां होगा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा सर यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100 ही रहेगा सर, क्योंकि परसेंटेज ही चल रहा है। तो ये चेंजेस है बस। वहां क्या था, मास बाय मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए उसको वेट बाय वेट या मास बाय मास या परसेंट बाय मास कह रहे थे। लेकिन यहां पर क्या आ गया सर, ऊपर तो मास, नीचे क्या हो गया, वॉल्यूम, इसलिए देखिए सर वेट बाय मास, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या दिक्कत है,
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या दिक्कत है, बस इतना याद रखना है कि जब भी कभी ऐसा लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देता हूं, देखो 5%, ठीक है, HNO3, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा मिल जाए तो ध्यान से समझ जाना, सर परसेंटेज लिखा है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, हाँ, अगर वेट बाय वेट होता तो हमारा, आप समझो यहां पर, तो यहां पर यह बात तो कंफर्म है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इस बार। क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर हम 100 ग्राम लेते थे, यहां पर मान लो अपन ले लेंगे 100 ml। कितना ले लेंगे, 100 ml, ऐसा। और उसमें अगर आप देखें तो ऊपर तो वेट है, कितना बोल रहा है, 5%। 5% मतलब आपका जो वेट होगा या फिर मास ऑफ HNO3 की बात करूं तो वो तो 5 ग्राम ही रहेगा। वो कैसा रहेगा, 5 ग्राम, क्योंकि उसी का ही तो अपन वेट ले रहे हैं। और इधर अपन ने कितना मान लिया, 100 ml। कितना मान लिया, 100 ml, तभी तो अपना आ जाएगा कितना, 5 ग्राम। देखो यहां लिखा भी है, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट तो मास में, प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ले लिया उसने, ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अब पढ़ना, इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन था, मैंने भी यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया था, 100 ml, कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट और कितना है, 5 ग्राम है, तो पक्का 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5%। आगे आओ, देन द मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा सर, देखिए लिखा ही है 5%। कितना लिखा है, 5%। तो समझ में आया, जो पुराना था वो ये है, बस वो क्या था, मास बाय मास, वेट बाय मास, कि सॉल्यूट भी मास में था और सॉल्यूशन भी मास में था। वहां पर 100 ग्राम मानते थे, यहां पर 100 ml मानोगे। लेकिन दोनों का मतलब यही है कि 100 पार्ट में 5 पार्ट सॉल्यूट है इसके अकॉर्डिंग, और उधर पे अगर बात करूंगा तो 100 पार्ट में अगर वो भी 5% ले लेते तो 5 पार्ट कौन है, सॉल्यूट है। बस यहां पर नीचे वॉल्यूम आ गया, वहां पर क्या था, मास था। क्या था सर, मास था। क्लियर है यहां तक बात, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। वो क्या था अपना, मास बाय मास परसेंट, इसका मतलब सॉल्यूट, इसका मतलब सॉल्यूट भी मास में और सॉल्यूशन भी मास में। और सॉल्यूशन कितना होगा सर, 100। अब मास में आप ले लोगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। लेकिन अभी जो बताया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मींस सॉल्यूट भी मास में अपॉन सॉल्यूशन जो है वो भी वॉल्यूम में। वो किस में सर, वॉल्यूम में होगा, ये भी 100। अब चाहे ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे 100 मिलीलीटर हो, तो ये फर्क है दोनों में। देखिए एम मैच कर गया तो सॉल्यूट मास, लेकिन यहां पर एम था तो सॉल्यूशन मास में हो गया, और यहां पर वी था तो सॉल्यूशन वॉल्यूम हो गया। बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं। कितना आसान था, फालतू ही बोलते ये भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते जल्दी। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ू आगे, पक्का ना, नहीं तो तुम लोग चिल्ला चोट कर दो, पता नहीं क्या कर रहे हो सर, हटा दूं। चलो ये देखो, वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बस। चलिए लास्ट वॉल्यूम परसेंट। पहला क्या था, मास परसेंट, या देखो सिर्फ मास लिखा था तो मास बाय मास था, ये है वॉल्यूम परसेंट, इसका दूसरा नाम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। समझे कि नहीं समझे सर? पहला वाला आपने पढ़ाया था मास बाय मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा आपने पढ़ाया था मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब ये दोनों में वॉल्यूम, मतलब ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। एक लिख के बताऊं कैसे, जैसे कभी उसने आपको दे दिया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। इस लाइन का मतलब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इस लाइन का ये मतलब होगा सर उधर पे HCl कितना परसेंट प्रेजेंट है, 10%, और आपका
मास ऑफ सोल्यूशन कितना होता है जल्दी बताओ। सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम बाई केस है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा सर ये बताओ पहले तो। सर वो तो फिक्स होता है 100 ml भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, आप ml मान लो। मैंने कहा ठीक है क्योंकि सर नीचे वॉल्यूम है। लेकिन सर अब बात ये कि आगे भी वॉल्यूम लिखा है, आगे भी वॉल्यूम लिखा है, मतलब आपका जो सॉल्यूट होगा वो भी वॉल्यूम में ही होगा। और कितना होगा भैया, वो 10% बोल रहा है, दैट मीन्स वो होगा सर 10 ml। कितना होगा 10 ml। ना तो इस बार सॉल्यूट मास में है ना तो इस बार सोल्यूशन मास में है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ऑटोमेटिकली उसने लिख के दिया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट भी वॉल्यूम में और सोल्यूशन भी वॉल्यूम में। बात समझ पा रहे हैं? मतलब सोल्यूशन तो 100 लेना ही लेना है, ये तो अनिवार्य है क्योंकि ये परसेंटेज का रूल है। किसका रूल है? परसेंटेज का। लेकिन उसने बोला है वो परसेंटेज भली है लेकिन नीचे वी लगाने का मतलब कि अब सॉल्यूशन अभी भी 100 तो होगा लेकिन वो ग्राम में ना होके काय में होगा, वॉल्यूम में होगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100 ml और साथ ही साथ सोल्यूट भी इस बार कितना होने वाला है 10 ml होने वाला है। कितना होने वाला है 10 ml। अब देख लो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कर सकते हैं ना, दोनों बता दिए, एंड used to prepare such solution in which both component are in liquid state। दोनों लिक्विड में होंगे। देखिए सल्यूट भी लिक्विड में और सोल्यूशन भी लिक्विड्स में। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। कौन रहेगा? पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। देखिए सोल्यूट का भी वॉल्यूम रहेगा पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और किसका पार्ट रहेगा? सॉल्यूशन का कितना पार्ट रहेगा? 100 रहेगा, लेकिन वॉल्यूम है इसलिए उसको अपन ने क्या मान लिया? ml मान लिया। और फॉर्मूला देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। बस फर्क क्या आ रहा है वो समझिए। सबसे पहला था मास बाय मास, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास। दूसरा वाला था मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तीसरा क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या सिर्फ वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। क्या टफ है यार, क्यों आपको दिक्कत आ रही है? अब नहीं आएगी, लेकिन अब तो क्लियर हो गया। तीनों परसेंटेज क्लियर है। मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीनों परसेंटेज क्लियर, आसानी से होने चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते। चलिए नोट डाउन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर खत्म होता है अपना सर परसेंटेज। अब क्या सर, अब क्या देखने वाले हैं? चलिए तो हटा दो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए ये लीजिए सर, क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। सर ये कौन सा टॉपिक है? मैंने कहा सर अभी आपका एक टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा है सर? उसका नाम है सर क्या नाम है? नॉर्मैलिटी। सर ये अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये आपके कोर्स का नहीं है, ना ये 11th का है ना आपके 12th में। लेकिन सर कॉम्पिटेटिव की जब मैं बात करता हूं तो नॉर्मैलिटी आपके कोर्स में है, ठीक है। और नॉर्मैलिटी में एक नया वर्ड मिलता है, उसी वर्ड को मैं कहता हूं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहता हूं सर मैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसा होता है, वही मैं अभी देखने वाला हूं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए सर कि ग्राम इक्विवेलेंट किसका पार्ट है? नॉर्मैलिटी का। लेकिन नॉर्मैलिटी कॉम्पिटेटिव के अगर नजरिए से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ने का नहीं। क्लियर है बात? पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं सर। व्हाट डू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट्स? सर जैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स होते थे ना, वैसे ही होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर याद करो मोलैरिटी जो थी, मोलैरिटी में अपन क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही था क्या नहीं था? सेम जब नॉर्मैलिटी की बात करता हूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स किससे रिप्लेस हो जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स। लेकिन सर हमें मोल्स तो पता था, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आज वो सीखने वाले हैं, कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब आओ। ग्राम इक्विवेलेंट भी किसका होता है? सॉल्यूट का, क्योंकि मोल्स भी किसके होते थे? सॉल्यूट के। तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जब भी बात करता हूं तो ये क्या होता है सर? ये होता है मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या होता है सर? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट।
सर आप ये बात थोड़ा समझा दीजिए, ये मास ऑफ द सल्यूट तो मतलब लगभग आपका कुछ ऐसा है, गिवन मास ऑफ द सल्यूट। लेकिन सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो मैंने कहा यही तो अपन को देखना है आज, क्योंकि अगर अपन को इक्विवेलेंट वेट मिल गया, यहां रख दूंगा, आप आराम से क्या निकाल लोगे? गिवन मास निकाल लोगे। क्या निकाल, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये क्या होता है, क्योंकि इसको लगा डाला तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल डाला, और ग्राम इक्विवेलेंट निकाल डाला तो नॉर्मेलिटी निपटा डाला। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंट वेट को अगर लगा दिया तो आपका क्या निकल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? ठीक है, तो बस अपन अब यही देखेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को निकालेंगे कैसे, वो अपन को देखना है। बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब आ जाओ। सर इक्विवेलेंट वेट जब आप कभी टॉपिक वाइज में जाने की कोशिश करोगे या टॉपिक वाइज में समझोगे, तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट आया कहां से और क्या होता है। लेकिन आज मैं इक्विवेलेंट वेट को आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है वो। ठीक है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर 10th में आपकी एक मेटलर्जी करके टॉपिक था, मेटलर्जी, जिसमें आपने रिफाइनिंग पढ़ी थी। तो रिफाइनिंग में क्या होता था, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वगैरह करते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखते थे, उसमें जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता था, वो जो डिपॉजिट वेट था वो ही होता था इक्विवेलेंट वेट। क्या होता था सर? वो इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को निकालने का बहुत अच्छा तरीका था कि ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है, क्या होता है सर? ये इक्विवेलेंट वेट ये होता है सर मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास समझ गए ना, जो अपन निकालते हैं, जैसे वाटर का 18 है ना, H2SO4 का 98, वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन याद करिए एक्स फैक्टर या फिर एन फैक्टर, ये होता है आपका इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और उसके नीचे क्या रख दो? एक्स फैक्टर या फिर एन फैक्टर, या इसका एक और नाम बताया था मैंने, अगर आपको तब याद हो तो, वैलेंसी फैक्टर। क्या था सर? वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को नीचे रख दीजिए, ऊपर गिवन मास रख दीजिए, आपके निकल के जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या निकल के जाएंगे सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेंगे, लेकिन एक्स फैक्टर और एन फैक्टर कैसे निकालेंगे ये थोड़ा समझा दीजिए, ये थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने कहा इसके लिए काफी सारे केसेस हैं, जैसे कि सर एसिड का भी निकालना पड़ेगा एक्स फैक्टर, बेस का भी निकालना पड़ेगा एक्स फैक्टर, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपने सिखाया है और हम काफी पहले से निकालते भी आ रहे हैं। लेकिन कभी जब बात आएगी कि एक्स फैक्टर, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर निकालो, तो कैसे निकालेंगे एसिड का, कैसे निकालेंगे बेस का, और कैसे निकालने वाले हैं सॉल्ट का, तो आज बताऊंगा कैसे निकालेंगे। पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी हो गया? स्क्रीनशॉट हुआ? पक्का? चलो देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, देखो एसिड का निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा ऊपर क्या आने वाला है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड। ऊपर तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब जब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो ऊपर तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा। दोनों का आ गया। अगर एसिड का बात चल रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, बेस की बात चल रही है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस आ गया। अब समझना नीचे, अगर एसिड का केस है तो आएगा बेसिसिटी ऑफ द एसिड। है सर ये क्या है? बेसिसिटी ऑफ द एसिड क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो रिलीज होंगे वो लिख देना। यहां पर क्या लिख देना? नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो रिलीज होंगे वो लिख देना। नंबर ऑफ H प्लस आयंस जो रिलीज होते हैं पानी में, उन्हीं को कहा जाता है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक है? अच्छा सर, तो एसिड के अंदर H प्लस है, तो बेस के अंदर तो हम लोग जानते हैं बेस के अंदर एक दूसरी चीज होती है। मैंने कहा क्या होती है सर? हम लोग को आ गया। मैंने कहा बताओ, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज। बात समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ OH आयन माइनस जब जाएंगे जितने, उसको क्या कहा जाएगा? एसिडिटी ऑफ द बेस। ये थोड़ा उल्टा चलता है, मेरे को भी लगा था कभी कभी कि उल्टा है, लेकिन चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, कि एसिड की बेसिसिटी निकाली जाती है और बेस की क्या निकाली जाती है? एसिडिटी।
क्लियर है? ये वो वाली एसिडिटी नहीं है पेट वेट पे हाथ फेर के, ठीक है? ये नॉर्मल बेस की एसिडिटी है, ठीक है? और अगर आप देखो तो एसिडिटी को दूर भी कौन करता है? बेस करता है। इसलिए इस तरीके से याद रख लेना कि पेट में जब भी एसिडिटी होती है तो उसको दूर कौन करता है? बेस करता है। तो बेस की हमेशा क्या आएगी? एसिडिटी। और एसिडिटी कब आएगी? जब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस निकाल लोगे। और जब एसिड की बात करूंगा तो फिर क्या आएगी? उसकी बेसिसिटी आएगी नंबर ऑफ H प्लस आयंस। एग्जांपल भी देता हूं ना, आओ। जैसे देखो एसिड कौन सा है अपना? H2SO4। आपने सुना है जब H2SO4 को पानी में डालता हूं मैं तो ये 2 H प्लस देता है। कितने H प्लस देता है सर? 2। तो इसके नंबर ऑफ H प्लस कितने हो गए? 2 हो गए। तो भैया इसका सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसका जो X फैक्टर है, इसका जो N फैक्टर है और इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है? 2 है। मतलब इसका X फैक्टर आ गया अपना 2। अब ये मत बोलना सर आपने X ही क्यों लिखा, आपको बहुत पसंद आता है X। मैंने कहा भाई X नहीं, वो बस आ जाता है, नहीं तो आप N फैक्टर भी लिख दो, 2 वैलेंसी फैक्टर भी लिख दो, इतना घबराओ मत, ठीक है? तो आ जाइए अब निकालते हैं अपन किसका? H2SO4 का निकालना था। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट ऊपर क्या आएगा सर? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या आने वाला है? बेसिसिटी। यही आने वाला है। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है सर? निकाल सकते हैं ना? निकालो। 2 आप लोग निकालना, मैं ऐसे निकालूंगा। 2 प्लस 32 34, 34 प्लस 64 आई थिंक 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड नंबर ऑफ H प्लस आयंस, मतलब उसका X फैक्टर, उसका वैलेंसी फैक्टर, उसका N फैक्टर कितना है? 2 से डिवाइड करो सर, करिए कितना आएगा? 2 का में ना 49। ये लीजिए सर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट आ गया 49। कितना आ गया सर? 49। क्लियर है? पहले इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे, इसका लिखेंगे, फिर एक आध दो बेस का बताता हूं, जल्दी करिए। चलिए तो लिख लिया ये सब, और ये लिखा अपना इक्विवेलेंट वेट किसका था ये बेटा? H2SO4 का। किसका था? H2SO4 का। तो यहां लिख लेना इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड 98/2 49। कितना हो गया सर? 49। अब जैसे देखो एक और दिखाता हूं मैं आपको। हटा, पूरा क्लियर नहीं कर सकते अभी क्योंकि यहीं पर बताना है ना, इसलिए पूरा क्लियर नहीं कर सकते। चलो देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, वो निकाल के बताओ किसका? HCl का। HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बहुत इजी है। मुझसे पहले बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में डालो जरा इक्विवेलेंट वेट कितना होगा HCl का, जल्दी। मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। किसका? HCl का मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक मुझसे पहले बता सकते हो आप लोग, ठीक है? और एसिड है, एसिड है तो भैया क्या होगी? बेसिसिटी होगी भैया, बेसिसिटी होगी। बहुत सही, बहुत सही। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा HCl का, जल्दी बता। 35.5 प्लस 1 36.5 अपॉन, अच्छा सर कितने H प्लस देगा? तो भैया ये जब पानी में जाता है तो एक ही H प्लस देता है, मतलब इसका X फैक्टर, इसका N फैक्टर, इसका फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। तो बस यही। तो भैया इसका तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम ही होता है। तो जिसका N फैक्टर 1 आएगा तो डैम श्योर उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका इक्विवेलेंट वेट कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है। तो ये केस है किसका सर? एसिड का। किसका केस है? एसिड का। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? चलो अब कुछ बेस का देख लेते हैं, पहले नोट करते चलना सर, ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। चलो आ जाओ जरा, जल्दी आ जाओ। अब एक बेस का देख लेते हैं। किसका देख ले? आप बता दो, आप बता दो। चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं सर? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। सबसे पहले एक बेस है, जैसे इसको पानी में डालोगे तो कितने OH माइनस आयंस देगा? 3 OH माइनस आयंस। कितने देगा सर? 3 OH माइनस आयंस देगा। अगर 3 OH माइनस आयंस दिया है तो इसका X फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। तो सर जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, इसका कितना होता है? एल्यूमिनियम होता है सर 27, ठीक है? और 16 प्लस 1 17, 17 3 17 3 3 7 21, 2 पर 3 51, तो यहाँ जाएगा 5 1, तो ये 8 और ये 78 आ रहा है सर। आप एक बार देख लेना कुछ गलत ना हो, 78 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 78 डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए कितने OH माइनस दिए हैं। और सबसे पहली बात ये एक बेस है तो बेस की क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या था कि कितने OH माइनस आयंस दे रहा है, कितने दिए? 3। तो इसका X फैक्टर, इसका N फैक्टर और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है सर? 3।
तो ये लीजिए, कट जाएगा, हाँ कट जाएगा ना सर। अगर आप देखें तो 3 2 6 1 8 3 6 18, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 26। कितना आ गया सर 26। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। एक और देख लेते हैं, फटाफट नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया? तो कितना इजी है इक्विवेलेंट वेट, जरा निकाल के बताइए इसका मेरे को जल्दी। मुझसे पहले ये भी एक बेस है, जल्दी निकालिए। चलो अब मैं निकालता हूं। NaOH है सर, NaOH पानी में जाके टूटता, पानी में टूटेगा तो कितने OH माइनस देगा? 1, क्योंकि उसके पास एक ही है सर। अब कहीं से पैदा थोड़ी कर लेगा, कहीं 1 प्लस वो होता है ना, गेट 1 बाय, नहीं बाय 1 गेट 1 फ्री, यही होता है ना। तो भैया फ्री थोड़ी मिल जाएगा कहीं पर। तो हमने कहा ठीक है सर, एक ही है तो एक ही रहने दो। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मॉलिक्यूलर मास सर ये तो बहुत आसान है, कई बार निकाल चुके हैं, 40। अच्छा, उसके बाद आएगा उसकी एसिडिटी। एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज। कितने किए हैं? एक आया तो कितना आ गया सर? 40। कितना आ गया सर? 40। ठीक है, 40 बोलना, कुछ और मत बोल देना, ठीक है। तो 40 आ गया है। तो ये इक्विवेलेंट वेट है किसका सर? NaOH का। सर इसका मॉलिक्यूलर मास भी 40 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट भी 40 होता है। क्यों? क्योंकि इसका X फैक्टर कितना है? 1 है। कितना है सर? 1 है। तो इस तरीके से आप एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट और बेस के इक्विवेलेंट वेट आसानी से निकाल सकते हैं। एसिड में नीचे रख दे रहा है कि कितने H प्लस दे रहा है, और बेस में नीचे रख देना कितने OH माइनस आयंस दे रहा है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा सर, एसिड हो गया, बेस हो गया, अब आता है कौन? सॉल्ट। क्योंकि सर सॉल्ट का भी तो निकालेंगे, तो बहुत इजी है सर। जो भी सॉल्ट हो ना, उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखना, और नीचे सर, नीचे क्या देंगे? सॉल्ट तो कोई H प्लस भी नहीं देता, कोई OH माइनस भी नहीं देता। तो भैया सॉल्ट में कुछ मत करना। सॉल्ट जो चीज होती है, जैसे मान लो NaCl, ये सॉल्ट है ना, जब ये पानी में जाता है तो दो चीजों में टूटता है सर, Na प्लस प्लस Cl माइनस। टूटता है कि नहीं टूटता है? जिसके ऊपर माइनस साइन होता है, जिसके ऊपर क्या साइन होता है? माइनस साइन होता है, इसको कहते हैं सर एनायन। इसको क्या कहते हैं अपन? एनायन। और जिसके ऊपर प्लस साइन होता है, इसको अपन कहते हैं सर कैटायन। क्या कहते हैं सर? कैटायन। याद रखेंगे, जिसके ऊपर प्लस साइन होता है उसको कैटायन, और जिसके ऊपर माइनस साइन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? एनायन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब समझना, तो जब भी सॉल्ट का केस आएगा तो आप तो बस ये देख लेना कि कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, बस। अगर जैसे सोडियम के पास अभी क्या लिखा हुआ है? +1, तो भैया आप एक्स फैक्टर कितना मान लेंगे? 1। अगर इसकी जगह होता है कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर कितना होता है? 2+, कैल्शियम के ऊपर कितना होता है? 2+, तो भैया एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ किसको फोकस करना है? टोटल चार्ज ऑन कैटायनिक पार्ट। और कैटायनिक पार्ट कौन होता है? जो मेटल के ऊपर चार्ज होता है। और यहां पर मेटल कौन था? सोडियम। तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो रख देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, टेंशन मत लो, बताऊंगा। ठीक है, ये क्लियर है? देखो एक और सॉल्ट बताता हूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जानते हो कि नहीं जानते हो एल्यूमिनियम क्लोराइड को? हाँ सर जानते हैं ना, बहुत इजी है। चलिए, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला सर ऊपर मॉलिक्यूलर मास होता है अपॉन, ये एक सॉल्ट है तो जो कैटायन के ऊपर चार्ज होगा, मतलब चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। अब तोड़ो इसको। सर तोड़ना आना चाहिए आपको, अगर तोड़ना नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तोड़ेंगे कैसे? देखो सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर पानी में डालेंगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और साथ ही साथ क्लोरीन भी अलग हो जाएगा। सर क्लोरीन के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है, और क्लोरीन 3 है तो उसके आगे 3 लगा दीजिएगा। और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +3। कितनी होती है सर? +3। तो Al के ऊपर कितना चार्ज हो गया? +3। तो यही अपना हो जाएगा क्या? एक्स फैक्टर। तो भैया यहाँ डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का? जल्दी बता दीजिए आप लोग मेरे को, जल्दी बताइए एकदम, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। सर एल्यूमिनियम होता है 27, मैंने कहा वेरी गुड। क्लोरीन होता है 35.5, तो 35.5 को 3 से इंटू कर लो। 3 5 जा 15, 1 ऊपर, 3 5 जा 15, 1 16, 1 ऊपर, 3 3 जा 9, 10। आ रहा है क्या नहीं? कितना आ गया सर ये? मेरे हिसाब से कुछ गलत तो नहीं? हाँ सही है, 106.5। तो 106.5, तो यहां आ गया 0.5, 7 और 6 कितना होता है? 13,
1 ऊपर फिर से 3 और फिर ये 1, तो भैया ऊपर आ रहा है 133.5। आप थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी प्लस माइनस में कुछ गलती ना हो। तो ऊपर आ गया मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहां मुद्दे की बात ये थी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का एन फैक्टर क्या होगा। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को पहले तोड़ लो, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आया +3, तो बस प्लस वाले का ही चार्ज लेना है, तो नीचे मैंने 3 से डिवाइड लगा दिया बस, और कुछ भी दिक्कत की बात नहीं थी। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी आप इसको डिवाइड लगा लीजिएगा, तो ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। पक्का? समझ में आया कैसे करना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? एक आध और बताऊं क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलिए और आगे आते हैं। अच्छा, मान लो सर ये तो सॉल्ट की बात हो गई। किसकी बात हो गई? सॉल्ट की। किसकी बात हो गई सर? ये सॉल्ट की। अगर सर सॉल्ट नहीं आके किसी एलिमेंट की बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हूं सर? किसी एलिमेंट की, तो मैंने कहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिमेंट मतलब क्या? जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लो सोडियम की बात करी। किसकी बात करी सर? सोडियम की। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम की बात करी। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे, सोडियम तो एक एलिमेंट है ना, तो अकेला एलिमेंट का भी कभी कभी पूछ सकता है। तो सर उस केस में ऊपर मॉलिक्यूलर मास तो आ नहीं सकता, क्योंकि एलिमेंट का तो मॉलिक्यूलर मास होता नहीं है। लेकिन सर मॉलिक्यूलर मास जैसा कुछ तो होता है, याद करो एटॉमिक मास होता है। तो आप कुछ मत करिए, ऊपर रखिएगा एटॉमिक मास। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ गए हम कि ऊपर मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं रखना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास उसका हो ही नहीं सकता, वो तो एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है और सिंगल एटम से बना है, इसलिए एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, इसलिए ऊपर आएगा ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन सर नीचे क्या आएगा? सर नीचे तो एक्स फैक्टर आता है, लेकिन एक्स फैक्टर निकालोगे कैसे, क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप घबरा रहे हो बस। कितनी बढ़िया चीज होती है, देखो नीचे होती है सर उसकी वैलेंसी। मैंने तभी तो इसका नाम आया है वैलेंसी फैक्टर, तभी इसी का नाम आया है क्या? वैलेंसी फैक्टर। जो एक्स फैक्टर है उसकी जगह पे अपन क्या लेंगे इस बार? वैलेंसी लेंगे। और अब बताओ सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? सोडियम कैसा पाया जाता है? सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भाई साहब पे प्लस आता है, दैट मींस उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है सर? सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, और डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, तो ये बन गया उसका इक्विवेलेंट वेट। क्या बन गया? इक्विवेलेंट वेट। ऊपर देख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डेफिनेटली अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। खत्म। क्या टफ था? समझाओ मेरे को जरा, कितना इजी था? फटाफट नोट डाउन करो इस नीचे वाले को, फिर अपन आगे देखते हैं। साथ में चलते सन ना सर, साथ में चलेंगे, आपको इक्विवेलेंट वेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पक्का क्लियर हो गया? इक्विवेलेंट वेट क्लियर ही कर रहा हूं अब तो मैं। लो, अगर आपसे पूछता सर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, किसका निकाल दो? कॉपर का। तो भैया कॉपर का एटॉमिक मास रखिए ऊपर 63.5 डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ये रहा कॉपर का। अगर आपसे बोलता सर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 27 डिवाइडेड बाय 3, उसकी वैलेंसी 3 होती है। बात समझ पा रहे हैं कितना इजी है? अगर आपसे बोलता है सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बताओ, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है सर? 40 होता है, और वैलेंसी कितनी होती है सर? Ca2+ पाया जाता है, तो 2 हो गया, तो भैया कितना आ गया? 20 आ गया। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हो गया। क्या टफ है सर? क्या टफ है मुझे ये बताइए? इक्विवेलेंट वेट में करना क्या है आपको? बस याद रखिए इक्विवेलेंट वेट मतलब ऊपर उसका मॉलिक्यूलर मास, और अगर एसिड है तो H+ देख लेना कितने निकले, बेस है तो OH- देख लेना, अगर सॉल्ट है तो कैटायन जो है पॉजिटिव वाला जो है उसके ऊपर जितना चार्ज है वो रख देना, अगर एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंसी रख देना और ऊपर एटॉमिक मास रखना, बस खत्म। क्यों घबराते हो तुम लोग? हर एक का मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके बताए। अच्छा ये नीचे वाला आपके काम का है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। कभी भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मांगेगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर, और जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करें या लूज करें, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो 3 लिख देना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो 3 लिख देना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें तो उसको क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ये सब नीचे वाला ये सब कहलाता है आपका क्या? एक्स फैक्टर। ये सब क्या कहलाता है आपका? एन फैक्टर। और ये सब क्या कहलाता है आपका? वैलेंसी फैक्टर। बस केस बदल रहा है तो नीचे की चीजें बदल रही है। बात क्लियर है? पक्का? ऐसे निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालते हैं सर? इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि सर एक बार इक्विवेलेंट वेट आ गया
फिर तो कुछ नहीं करना, बस गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है यहां तक बात? तो पूरा कंसेप्ट बताया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। क्लियर है बात? क्यों निकालते हैं? क्योंकि नॉर्मेलिटी में चाहिए हमें। यहां तक बात क्लियर है? पक्का एकदम? यस और नो जल्दी लिखेंगे, यस और नो। ठीक, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं, लेके आता हूं फाइनल जिसके लिए मुझे यह पढ़ना पड़ा। जल्दी करिए। चलिए, तो नोट डाउन कर लिया, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे सर, जो मेन है अपना नॉर्मेलिटी, जो मेरे को आपको पढ़ाना था। किधर पे आता है ये मैंने आपको अभी बताया। कहां पर आता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। कहां पर आता है सर? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस इसको पढ़ाना है। अब सर मेरे को बस 1 मिनट के लिए मोलैरिटी की डेफिनेशन कोई बताएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही थी मोलैरिटी। अब आ जाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोल नहीं है, मोल हो जाएगा तो मोलैरिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। मतलब सर सिर्फ मोल्स को हटा के कौन आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी रिमेन्स एज इट इज सेम। अच्छा अब याद करो, वहां पर यूनिट क्या होती थी मोलैरिटी की? मोल्स पर लीटर, यही होती थी ना। यहां पर मोल्स तो है नहीं, कौन है? ग्राम इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। कितना इजी है। अब डेफिनेशन भी वही है, देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो इसको और बनाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को याद करो, मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या बताया था मैंने? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या था? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या था सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट था क्या नहीं था? तो इस ऊपर वाली लाइन को मैं ये लिख सकता हूं, लिखो यहां पर, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम सर? सॉल्यूशन का। यहां लीटर्स में लिखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में मिलीलीटर दिया होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? 1000। अब आप जानते हो गिवन वेट को अपन किससे डिनोट करते हैं? जल्दी बोलेंगे, गिवन वेट को किससे डिनोट करते हैं सर? W से। सर इक्विवेलेंट वेट के लिए कुछ नया लाए आप? हाँ मैं लेके आया। इक्विवेलेंट वेट मतलब E, वॉल्यूम मतलब V। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। काय में रखेंगे सर? ml में रखेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000। सर ये आ गई आपकी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। किसका आ गया सर? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। चेक कर लो, मोल्स जैसा ही है, बस मोल्स में क्या था? वो मोलैरिटी जैसा है। मोलैरिटी में भी गिवन वेट था, बस नीचे था मॉलिक्यूलर वेट। याद आया? क्योंकि मोल्स में क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो यहां पर मोलार मास था, लेकिन नॉर्मेलिटी में क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। क्या है सर? इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन। बस इतना होता है कौन? नॉर्मेलिटी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कितना इजी है। और इक्विवेलेंट वेट, ये जो E है, इसको निकालना सिखाया मैंने आपको? सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया, बिल्कुल सिखाया। तो ये था अपना क्या? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और उसी को अपन ने बढ़िया तरीके से डिजाइन करा। ग्राम इक्विवेलेंट्स को तोड़ दिया किसमें? इक्विवेलेंट वेट में, और फॉर्मूला तैयार कर लिया W अपॉन E इंटू V सॉल्यूशन, और ऊपर 1000। यही होता है आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेलिटी। भाई कुछ लोग बोलते सर आप तो कॉम्पिटेटिव की चीज पढ़ा रहे हो, तो बहुत ज्यादा टफ होगी, बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। मैंने कहा लल्लू सी चीज है। अगर आपने मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, तो ये क्या उखाड़ेगी आपका? जब मोलैरिटी जैसी तोप, मोलैलिटी जैसी बंदूक, उसको उखाड़ दिया, तो फिर ये क्या है? हैंड ग्रेनेड, कुछ भी नहीं, उठा के फेंकना ही तो है। आप कोई पूछे नॉर्मेलिटी क्या है, फेंक देना, ले देख ले। और ज्यादा कुछ हो तो ये फॉर्मूला बता देना, और ज्यादा कुछ बोले तो बोलना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को भी निकालना आता है हमको, बहुत प्रैक्टिस करके आए हम। समझ पा रहे हो? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन जरूरी है, पहले ही बोला है मैंने, क्वेश्चन तो होना चाहिए। फटाफट करेंगे। चलिए हो गया। तो ये था सर नॉर्मेलिटी।
अब नॉर्मेलिटी के एक दो क्वेश्चन हो जाए, मजा तभी तो आएगा जब समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं क्वेश्चन पे। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन, क्या आप ट्राई करोगे? पहले एक बार करो तो यार मजा आएगा, नहीं होगा फिर मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? करो जल्दी, ट्राई करो। सर 122.5 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 1250 ml ऑफ सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी इज। मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई सर, वो नॉर्मेलिटी मांग रहे हैं हमसे। क्या क्या दे दिया देख लो। H2SO4 कितना दे दिया सर? 122.5 ग्राम। कितना दे दिया है? 122.5 ग्राम। दैट मीन्स गिवन वेट दे दिया है। कितना दे दिया है सर? 122.5 ग्राम। ठीक है, और क्या दे दिया है सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है सर। कितना दे दिया है? 1250 ml। हमने कहा ओके। अब अपन को निकालना पड़ेगा सर इक्विवेलेंट वेट, है ना? इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा सर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय उसका एक्स फैक्टर, और जो कि होगा उसके नंबर ऑफ H प्लस आयंस। क्या होंगे सर? नंबर ऑफ H प्लस आयंस। हमने कहा ओके। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें H2SO4 का। आ जाइए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 4 = 64, 4 2 8 98 सर। कितना आ गया सर? 98 डिवाइडेड बाय, अच्छा नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने देगा? 2 देगा, तो ये हो गया सर 49। कितना हो गया सर? 49। तो इक्विवेलेंट वेट भी मिल गया अपन को। कितना सर? 49। अब क्या निकालना है सर? नॉर्मेलिटी तो फाइंड आउट ही करनी है। तो फाइनली अब बचा क्या? एक जन निकालना। ठीक है, तो आ जाइए फटाक से निकाल देते हैं एक ही बार में। ठीक है, देखो ध्यान से। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? जल्दी मेरे साथ फॉर्मूला रिपीट करेंगे। गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। किस में ले ले? ml में ले लो। ऊपर के साथ क्या कर दो? 1000 कर दो। चलो, गिवन वेट कितना दिया यहां से देखो, 122.5 इनटू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला? 49 इनटू, हाँ कितना दे दिया? 1250। 1250। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आप सॉल्व करने वाले कैसे करेंगे बताओ सर? ये ऊपर वाला कहीं से देखो, पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? चलो दूसरे पेन से करेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1 0, ये 0 गया। मेरे हिसाब से एक काम करो, ये 5 से जाएगा। 5 से कितना जाएगा? ये 25। हाँ, और ये 5 से कितना जाएगा? 20। और ये 5 से जाएगा 4, और ये 5 से जाएगा 5। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से जो लग रहा है। अब एक काम करो, 5 से ये भी चला जाएगा शायद। हाँ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 22 बचेगा। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, कितना जाएगा? 20। 2 बचेगा तो 5 आ गया, मतलब ये आएगा 24.5। 24.5 आ गया। अब क्या बचा सर आपके पास? ऊपर 4 है, दैट मीन्स 24.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 49 ये बच रहा है ना? यही है कि नहीं है? ठीक है। अब अगर एक बार देखें तो ऊपर इंटू करके देखो कितना आ रहा है। 4 5 ज़ा 20, 2 ऊपर, 4 4 ज़ा 16 18, 1 ऊपर, 4 2 ज़ा 8 9। अब पॉइंट कितने के बाद था? 1 के बाद, तो मतलब ये 0 के बाद पॉइंट है तो उसको हटा दो। मतलब बेसिकली आपका आ रहा है 98 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है सर? 49। कितना आ रहा है सर? 49। अगर 49 आ रहा है तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में। सर आ गई आपकी नॉर्मेलिटी। कितनी आ गई सर आपकी नॉर्मेलिटी? देख लीजिए कितना आया? 2। मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 2n। कितना आ गया सर? 2n। वो 2 लिखा है, ये मत समझना 8 हो गया, ये 2 है। तो कितना इजी था आप देखिए, कुछ भी नहीं रहा, ये पूरा गिवन फॉर्म और ये फॉर्मूले में रख के सॉल्व। क्यों टेंशन लेते हो भाई? कितना आसान क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मैं आपको दे रहा हूं वो दिमाग में जाना चाहिए। अगर दिमाग में पूरी बात गई तो अपन लगा देंगे सर सबकी लंका, डरने का नहीं।
केमिस्ट्री जो डर लगता था ना आपको वो नहीं लगेगा, पूरा हर एक चीज करवा रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि प्रिंट फॉर्म में बस बता दिया ऐसे ऐसे करके निकल जाना, कैलकुलेशन तक करके दे रहा हूं सर। इवन ये बोलूंगा टॉपिक वाइज में 1 या 2 जगह ही मैंने आपको छोड़ के दिया होगा कि आप कर लेना, बाकी हर एक कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया है, हर एक कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, एक क्वेश्चन और दिखाने वाला हूं, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हो गया पक्का? चलो ये लो, ये आप लोग करेंगे मुझसे पहले। ABCD क्या आंसर है आपको बताना है, जल्दी मुझसे पहले क्वेश्चन रीड करूंगा अभी मैं 1 मिनट के बाद, उससे पहले फटाफट आप लोग निकालिए, आंसर आना चाहिए सर, सब लोग करेंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना हो लेकिन अप्लाई अप्रोच जरूर लगाएंगे, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्यों होगा, जल्दी फटाक से, फटाफट जल्दी। हुआ? बढ़ू आगे? चलो आ जाओ सर। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अब पहले तो मैं आपको कहता हूं गिवन उठाओ सर, गिवन बहुत जरूरी है। गिवन वेट कितना है सर? 2 ग्राम। चलिए उसी का मॉलिक्यूलर वेट भी चाहिए रहेगा अपन को, आगे चाहिए पड़ता ही है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया? NaOH दिया, Na का 23, 16 + 1 40 ग्राम हो जाएगा सर। और कुछ चाहिए? हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया सर। कितना दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1000 ml। तो सर नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है। मैंने कहा हाँ चाहिए तो होता है, तो सर निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। मैंने कहा ओके, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। और अगर आप ध्यान से देखो तो भैया इस बार NaOH का केस है, NaOH इज अ बेस, तो बेस का मॉलिक्यूलर मास जो कि 40 है ऊपर, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, मतलब वो कितने OH माइनस देगा, कितने OH माइनस देगा? एक ही तो है सर, तो आंसर कितना आ रहा है? 40, मतलब इक्विवेलेंट वेट आ गया सर 40। कितना इजी था सर, कितना ज्यादा इजी था कि इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया सर? 40 आ गया। बस अब आगे चलते हैं, नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, अभी देखा है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सोल्यूशन का वॉल्यूम। किस में लेना है? ml में लेना है। और ऊपर कितना इंटू हो जाएगा सर? 1000 इंटू हो जाएगा। सर बताइए गिवन वेट कितना दिया है? सर गिवन वेट 2 दिया है। इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है? जल्दी बोलो। 40 दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है? 1000 दिया है। तो ऊपर भी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कट करिए, 1000 तो 1000 गया, 2 से 20 मतलब आ गया 1/20। कितना आ गया? 1/20। और 1/20 आई थिंक 0.05 और नॉर्मेलिटी आ गई है 0.05। किस किस का आंसर आया था मेरे साथ? ईमानदारी से, है ना, चोरी चकारी नहीं, देख के नहीं बोलेगा। कमेंट किया था, मैं चेक करूंगा मुझसे पहले किसने किया था। अच्छा सर ऊपर वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नीचे वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये भी नहीं दिख रहा सर। आंसर बी, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? फटाफट नोट डाउन करेंगे, जिनका गलत आया कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे और क्वेश्चंस डलें टॉपिक वाइज पे, जाइए वहां से क्वेश्चंस निकालिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे भी डलवाएं, एमसीक्यूज में मैंने कई सारे क्वेश्चन यूज करे हैं इसके, वहां से उठाइए सर, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे काम हो जाएगा। देखो करना क्या है वो समझ में आ गया ना, आप क्वेश्चंस लगाने, और क्वेश्चंस लगा दोगे काम हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये था अपना नॉर्मेलिटी, जो हो चुका है अपना समाप्त, और आपको समझ में भी आया होगा, 1 नंबर। अब अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है सर? ये लास्ट टॉपिक तो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ये भी आपके 11th की एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई है, इसलिए मैं आपको ये भी पढ़ाना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। इस पे सर बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेनली मुझे ये रिलेशन पढ़ाना था, इसीलिए मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई है। सर कॉम्पिटेटिव का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, इसलिए ध्यान जरूर रखिए। आप 11th-12th कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम में तो जाना पड़ेगा, या तो जेई साइड या तो आपको नीट साइड, और दोनों का फेवरेट है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अब भी खत्म करूंगा, बिल्कुल बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना कि बहुत टफ लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है, कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। बस फोकस, यहाँ हिलना नहीं चाहिए फोकस, नहीं तो मैं हिला दूंगा, आके मारूंगा सबको। ठीक है, चलिए
आ जाओ, सबसे पहले मेरे को बात करनी है सर नॉर्मेलिटी पे। मैंने आपको नॉर्मेलिटी क्या पढ़ाई है सर? आपने नॉर्मेलिटी पढ़ाई है W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। यही पढ़ा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और काय में ले लो, ml में ले लो, तो ऊपर कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है। यही होता है क्या नहीं होता है? मैंने कहा ओके सर। अब आप बताओ सर, आपने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने? आपने ये बताया था जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास विच इज ऑल्सो नोन एज मोलार मास डिवाइडेड बाय क्या होता है अपना? एक्स फैक्टर, या फिर एन फैक्टर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ओके। तो क्या सर इक्विवेलेंट वेट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं? मैंने कहा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मतलब नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नॉर्मली नहीं है, ठीक है। क्या आएगा ऊपर? गिवन वेट इनटू 1000। ये इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे आओ, नीचे क्या चेंजेस हो रहा है सर? अब इक्विवेलेंट वेट की जगह ये रखना है तो रखो। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या है अपना? V सॉल्यूशन, और काय में है? ml में। अब सर इसके डिवाइड में, मॉलिक्यूलर मास के डिवाइड में कौन आ जाएगा? एक्स फैक्टर। तो वो डिवाइड में आएगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं इनटू एक्स फैक्टर। इतना समझ में आया कि नहीं? मैंने बस यहां से इक्विवेलेंट वेट को तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मॉलिक्यूलर मास के डिवाइड में एक्स फैक्टर आता, मैं इसको ऊपर ले गया, कोई दिक्कत की बात। अब उसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। आप ये इनटू अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इसको ये मत समझिएगा कि ये कुछ अलग, ये एक्स फैक्टर है अपना, ठीक है। इसी को अपन एन फैक्टर भी कहते हैं। एन फैक्टर लिख दूं क्या? चलो एन लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर वो क्या लिख दिया आपने, एन फैक्टर। अब तो ठीक है, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, ठीक है। चलो अब आ जाओ, एक मिनट साइड में, थोड़ा सा साइड में, मतलब कहीं चलना नहीं है, इधर वाले साइड पे, नहीं तो बोलो साइड में चलो सर, ठीक। अब साइड में क्या है? मोलैरिटी के बीच में चाहिए, तो मोलैरिटी को याद कर लो थोड़ा। हमारा सबसे पहला, मैंने कहा था ना मोलैरिटी ऐसे पढ़ना है कि जैसे कि अपना पहला प्यार, क्योंकि बहुत काम में आती है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो गया सर? मोलैरिटी होता था गिवन वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, या फिर उसको एम भी बोलते हैं, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम सर? सॉल्यूशन का। और काय में होना चाहिए? ml में होना चाहिए। काय में होना चाहिए सर? ml में होना चाहिए। पक्की बात है। अब जरा फोकस करना, अब जरा फोकस करना कि सर इधर नॉर्मेलिटी में W है क्या नहीं? हाँ सर W है। नॉर्मेलिटी में मॉलिक्यूलर मास है? हाँ, मोलैरिटी में भी मॉलिक्यूलर मास है। अगर नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम सॉल्यूशन का है क्या? हाँ सर वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। किस में है? ml में है। क्या है ऊपर? 1000 है क्या नहीं? तो क्या मैं इस पूरे को ये नहीं लिख सकता क्या? देखो एक बार मैच करके देखो। W मॉलिक्यूलर मास M, V सॉल्यूशन, ml और ऊपर 1000 लिख सकता हूं क्या नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इस वाले फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि नॉर्मेलिटी और इसकी जगह क्या आ जाए? मोलैरिटी। तो अब जो नया फॉर्मूला बन के आ रहा है मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखो, नॉर्मेलिटी, क्या नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह क्या रख सकता हूं? मोलैरिटी। मोलैरिटी इनटू कौन सा फैक्टर बच रहा है? बस एन फैक्टर। कौन सा फैक्टर बच रहा है सर? सिर्फ एन फैक्टर। तो ये आ गया आपके सामने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। दिख रहा है कितना आसान था कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब कभी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे दिया तो तुरंत मोलैरिटी निकाल दूंगा, या मोलैरिटी दे दिया तो तुरंत नॉर्मेलिटी निकाल दूंगा। यही होता है रिलेशन किस किस के बीच में? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में।
कितना आसान था, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था। अब वो क्वेश्चन कितने आसान हो जाएंगे कि जिसकी नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी दी है, आपको सिर्फ n फैक्टर पता करना है, क्वेश्चन धड़ाधड़ निकल जाएंगे। तो यही था रिलेशन, लेकिन इसके लिए नॉर्मेलिटी का पढ़ना बहुत जरूरी था। अगर आप नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ते तो अकेले मोलैरिटी के दम पे ना तो आप नॉर्मेलिटी जान पाते, ना तो आप n फैक्टर जान पाते। यही रीजन था कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले मैंने आपको पढ़ाया ग्राम इक्विवेलेंट, फिर मैंने पढ़ाया इक्विवेलेंट वेट, फिर पढ़ाया एन फैक्टर, उसके बाद पढ़ाया नॉर्मेलिटी। इतना सब क्यों पढ़ाया? क्योंकि मेरे को यह पढ़ाना था। तो मैंने कहा ना सर, कभी कभी यह होता है कि पढ़ाना कुछ और है, लेकिन उसके नीचे इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, इतना सारा बेस होता है कि पहले बेस को मजबूत करेंगे तब जाके वो टॉपिक आपके सामने आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये याद कर लेते तो कोई मतलब थोड़ी था। नॉर्मेलिटी निकालना आता था क्या? नहीं आता था। एन फैक्टर निकालना आता था क्या? नहीं आता था। सिर्फ मोलैरिटी आता था, क्योंकि सर आपने कहा था मोलैरिटी को कैसे याद करना है, जैसे कि हमारा पहला प्यार। लेकिन आपने ये नहीं बताया था नॉर्मेलिटी कौन सा प्यार है। ठीक है, क्योंकि मुझे नॉर्मेलिटी पढ़ाना ही नहीं था, मुझे तो ये पढ़ाना था। वो तो इसके चलते नॉर्मेलिटी आया, क्योंकि इसको सीखने के लिए नॉर्मेलिटी को लाना पड़ेगा। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसको बड़ी अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए, फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वाइंड अप। जल्दी हो गया? पक्का? चलो तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, देखिए कितना बढ़िया आंसर आने वाला है अभी एकदम। क्या पूछ रहा है सर? व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ अ 1 मोलार solution, 1 मोलार solution of H3PO4, H3PO4। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मोलैरिटी दे दी है। क्या दे दी है सर? मोलैरिटी दे दी है। आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं। क्या दे दी है? अच्छा, जिसका हो जाए ना वो आंसर लिख देना जरा, क्या आया है? ABCD, जल्दी फटाफट। मोलैरिटी दी है, निकालना है क्या सर? नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हम रिलेशन जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो पहले एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो भैया किसका एन फैक्टर निकालना है सर? H3PO3 का निकालना है। तो सर H3PO3 नहीं है, 4 है। H3PO4 जो है ये एक एसिड है सर, ये क्या है? एक एसिड है। तो जब इसको मैं तोड़ूंगा तो ये पानी में जाके कितने H प्लस आयंस देगा? 3H प्लस आयंस देगा सर। क्या देगा? 3H प्लस आयंस। और ये जो 3H प्लस आयंस देगा, इसी को मैं नाम दूंगा एक्स फैक्टर, इसी को मैं नाम दूंगा एन फैक्टर, और इसी को मैं नाम दूंगा वैलेंसी फैक्टर। बात समझ पा रहे हैं? इसी को नाम दूंगा एक्स फैक्टर, इसी को नाम दूंगा एन फैक्टर, इसी को नाम दूंगा वैलेंसी फैक्टर। बात समझ गए? चलिए, तो कितना मिल गया अपन को एन फैक्टर? भैया एन फैक्टर की वैल्यू आ गई सर एन फैक्टर की वैल्यू 3 आई है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा चलिए, तो अब बताइए फॉर्मूला क्या होता? फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब बताइए मोलैरिटी कितनी दी थी सर? 1 दी थी सर, इनटू एन फैक्टर कितना दिया हुआ था सर? अभी निकाला था, 3 दिया था। तो हमारा आंसर आ गया 3n। क्या आ गया आंसर? 3n। तो ये रही हमारी नॉर्मेलिटी। आ जाइए पहला वाला। सर पहला वाला तो दिख नहीं रहा है, पहला वाला ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला तो नहीं है 0.5n। फिर बी भी नहीं दिख रहा, 1n है। ये भी नहीं दिख रहा, 2n है। हाँ सर, ये मैच कर गया ना, तो हमारा ऑप्शन डी। खुश हो जाइए सर, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर हुआ? पक्का? कंफर्म ना? तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक क्वेश्चन और जल्दी लीजिए। हो गया? बढ़ू आगे? नोट डाउन हो गया? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इजी था सर, बस एन फैक्टर आ गया ना आपका काम हो जाएगा। एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ये बहुत इजी था, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आप अगर मान लो मोलैरिटी दी थी उससे कन्वर्ट करके वहां जाता, फिर ग्राम इक्विवेलेंट फलाना डिमका निकाल के नॉर्मेलिटी लाता, इतना क्यों लाता? ये देखो रिलेशन खेल खत्म, 1 मिनट के अंदर आंसर आ रहा है। 1 मिनट भी कम बोल दिया, वो तो मैंने पूरा लिखा इसलिए, अगर कभी कॉम्पिटेटिव लेवल पे हो गए तो 1 लाइन में आंसर आएगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व। यही सर स्पीड का खेल है सर, जितनी आपकी स्पीड होगी उतना आप आगे जाओगे, उतनी आपकी रैंक ऊपर चलेगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन को, मैं तो बस ये बैग खड़ा हूं, देख रहा हूं, थोड़ा साइड पोज दे दूं, बढ़िया अच्छा दिख रहा है ना? अरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मेरे को नहीं बोलना है कि अच्छे दिख रहे हो। चलो जल्दी पढ़िए क्वेश्चन। चलिए अब मेरी बारी। What is the normality of a 2 molar solution of H2SO4? सर मोलैरिटी दे दी आपको, क्या दे दिया आपको? मोलैरिटी कितनी दे दी है? 2m। आया किसी का आंसर तो आ गया होगा, ऐसा तो नहीं है यार किसी का आंसर नहीं आया होगा, ABCD अब तक तो आ गया होगा फटाफट, और मेरे हिसाब से भेज भी दिया होगा किसी ने, नहीं भेजा? पक्का कंफर्म? ठीक है, जिन लोग ने कर लिया अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं और अच्छी बात है, और जो लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सर ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, आंसर नहीं आएगा मैं तो करा ही रहा हूं, अब भी आ जाएगा। चलिए सर नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है सर? नॉर्मेलिटी। तो सर हमारे पास जो रिलेशन है उसमें हमें लगता है एन फैक्टर लगता है, क्या लगता है? एन फैक्टर, एन छोटा वाला आएगा बेटा, और एन फैक्टर किसका निकालना है सर? H2SO4 का। सर ये तो फेवरेट है, इसी से गाड़ी चालू करी थी हमने। अरे गाड़ी चालू मतलब हमने टॉपिक चालू किया था, नहीं तो बोलो सर एसिड से भी गाड़ी चालू होती है। भाई तुम लोग खतरनाक लोग हो, कुछ भी मान लेते हो। चलो तो H2SO4 जैसे मान लिया केमिस्ट्री टफ है टफ, गजब हो यार, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो और कहते हो केमिस्ट्री टफ है, शर्म आती है? आती तो होगी नहीं। ठीक है H2SO4, अब H2SO4 में नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने देगा वो पानी के अंदर? नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने देने वाला है सर? वो देने वाला है 2, तो भैया एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर सर आपने पढ़ाया था अभी, रिलेशन दिया हमको, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी। मेरे हिसाब से अब काफी लोगों का आ गया होगा क्योंकि मैंने काफी आसान कर दिया है। उसके बाद आ गया अपना एन फैक्टर, काफी ज्यादा आसान कर दिया है। अभी भी जिन लोगों का आया है ऑप्शन मेंशन करिए कमेंट्स में, ABCD जो भी आया है वो लिखिए, फटाफट लिखिए। मोलैरिटी कितनी दी है सर? मोलैरिटी 2 दी है। अब बात करें एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर कितना दिया है? 2 दिया है। दैट मींस आपकी नॉर्मेलिटी आ गई 4, आपकी नॉर्मेलिटी आ गई 4। चेक करते हैं जरा, आ जाइए नीचे से। बाकी लोगों का भी आया था क्या? कितने लोगों का ये आया? 4n आया सबका? पक्का? ठीक है, चेक करते हैं। सर 4 तो नहीं दिख रहा है, चलो एक नीचे का किया, अब एक ऊपर का करते हैं। अरे सर यहां भी नहीं दिख रहा, 0.5 है। लास्ट सेकंड 2, अरे सर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्या बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि क्या आया है? ऑप्शन बी 4n। n मतलब नॉर्मेलिटी, n मतलब, और अगर चाहो तो नॉर्मल भी लिख सकते थे, और अगर चाहो तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स लीटर इनवर्स या पर लीटर, वो भी लिख सकते हो। तो ये था सर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन। एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। हुआ? पक्का? तो आज इसके अंदर अपन ने क्या क्या बात करी? इसके अंदर अपन ने बात करी मोल फ्रैक्शन, इसके अंदर बात करी अपन ने परसेंटेज, परसेंटेज में तीनों पढ़े, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन आए थे किस पे? ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के अंदर एक और टर्म मिला इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के अंदर एक और टर्म मिला एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड के लिए पढ़ा, बेस के लिए पढ़ा, सॉल्ट के लिए पढ़ा, एलिमेंट्स के लिए पढ़ा। 4 लोगों के लिए एन फैक्टर पढ़े, मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया। उसके बाद आया अपना मेन हीरो जिसका नाम था नॉर्मेलिटी। क्या था? नॉर्मेलिटी। पूरा नॉर्मेलिटी पढ़ा, उसके 2-3 क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आया जो मेन था, जिसके लिए अपन पढ़ रहे थे। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों आ गया,
बात समझ में आई? इतना इस टॉपिक में कन्वर्ट किया, सॉरी इस वाले सेशन में अपन ने कवर किया, और ये था आपका लास्ट। इस पे आपका खत्म होता है सर वन शॉट रिवीजन। ये पूरा कोर्स का रिवीजन मैंने आपको दे दिया है, और यहीं पर एंड होता है आपका पार्ट 3, समापन, खेल खत्म। पूरा वन शॉट रिवीजन 3 पार्ट्स में आपके जेब में, फोन के अंदर पहुंच चुका है। बस अब आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है, लग के पढ़ना है, कमर कस के पढ़ना है, जो चीज पढ़ाई गई है उसको करना है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में मारिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक खत्म जो मुझे देना था। अब जो बाकी है वो है लाइव सेशन में, जब आपके डाउट्स आएंगे, जब आपको जो चीज समझ में नहीं आई होगी, वहां मिलूंगा मैं आपसे और हर एक चीज को कवर करवाऊंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी लाइव सेशन होगा। डाउट क्लास को लेके, कुछ टॉपिक थोड़ा ऊपर नीचे चला गया उसको लेके, हर चीज को लेके। क्लियर है? पक्का? तो अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर प्रोवाइड होती है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे तो आप सारे लेक्चर्स देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, एज वेल एज आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में आसानी से मिल जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉपर, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या लेके आया है? कई सारे कोर्सेज लेके आया है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो उसमें सीबीएसई है, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, रोज मिलता हूं आपसे 8 बजे क्लास 11th की केमिस्ट्री पे। उसके अलावा और भी है स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, क्वालिटी वाइज फ्री में, सिर्फ आपके लिए इंग्लिश मीडियम में। और अब बात करते हैं हिंदी मीडियम की, वो भी चैनल इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई अवेलेबल है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो बस लगे रहिए सर, पढ़ते रहिए, हम तो लगे ही हैं, आप भी बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, नया चैप्टर जो 2nd चैप्टर होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।